बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम सेकंड चैप्टर 9th क्लास की केमिस्ट्री का शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये लफ्ज़ एटम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तकरीबन 400 BC ये लफ्ज़ वजूद में आया। ग्रीक्स में ये लफ्ज़ जो है एटमस से डिराइव हुआ है। लफ्ज़ एटमस, इस लफ्ज़ के मीनिंग है इंडिविजिबल। इस लफ्ज़ के मीनिंग है इंडिविजिबल, द पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। कैसे ये लफ्ज़ एटमस वजूद में आया? ये इसलिए कि शुरू ही से मैटर के मुतालिक एक तजस्सुस था कि ये किस चीज़ से मिलकर बना है। तो तहकीकात ने साबित किया कि ये मैटर जो है ये छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है, और ग्रीक में इन छोटे छोटे ज़रात को, वो छोटे छोटे ज़रात जो डिवाइड नहीं हो सकते, मज़ीद और छोटा जिसको नहीं किया जाता, उसको एटमस का नाम दिया गया। और इसी एटमस से ये एटम डिराइव हुआ। ये ग्रीक के एक अजीम फ़िलासफ़र डेमोक्राइटस, इन्होंने ये तहकीक की और कहा कि मैटर जो है छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होता है। फिर तकरीबन 2000 साल बाद एक इंग्लिश स्कूल टीचर, अंग्रेज़ स्कूल टीचर ने इस पे तहकीक किया और उन्होंने एक थ्योरी पेश की अंडर दिस हेडिंग अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फ़िलासफ़ी। इस टाइटल में उन्होंने एटम के मुतालिक तफसीलात बताईं, और इस थ्योरी को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। उसने ये कहा कि मैटर जो है वो वाकई छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है, जिसको एटम्स कहा जाता है। यानी मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और उन्होंने ये कहा एटम्स जो है ये इंडिविजिबल है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपलर फॉर्म। थर्ड पॉइंट उसका ये था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यानी एक ही एलिमेंट के एटम आपस में हर लिहाज से एक जैसे होंगे। मिसाल के तौर पर गोल्ड है तो गोल्ड के सारे एटम आपस में जसामत, शेप, प्रॉपर्टी हर लिहाज से एक जैसे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट उसका ये था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज़। एक एलिमेंट के एटम जो हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटमों से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। जैसा कि गोल्ड का एटम जो है सिल्वर के एटम से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगला पॉइंट उसका है कि एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो। यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम जब आपस में मिलते हैं, जो कंपाउंड बनाते हैं, वो स्मॉल होल नंबर रेशो में आपस में मिलते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 2:1 से मिलते हैं। इसी तरह से इसका आखिरी पॉइंट ये था कि बुक के मुताबिक ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे किस बुनियाद पर होते हैं? या तो एटम्स आपस में मिलते हैं या एटम्स एक दूसरे से जुदा होते हैं। All chemical reactions are due to combination or separations of atoms। ये तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के एटम का वजूद किस तरह से इंसानों ने प्रूव किया, साइंसदानों ने, कि एटम क्या चीज़ है, मैटर किस चीज़ से बना है। ये तकरीबन 400 कबल मसीह से बात शुरू हुई। डाल्टन ने इसको ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया, और यहाँ से एटम के मुतल्लिक स्ट्रक्चर कि ये एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से है, एक तजस्सुस शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों ने काम किया और उस पे जिसको
ज़्यादा अहमियत दी गई रदरफोर्ड को। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड एक रेडियोलॉजिस्ट था और इन्होंने ये किया कि गोल्ड फाइल को लिया, बारीक 0.0004 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर इतने बारीक गोल्ड फाइल लिया और उसको अल्फ़ा पार्टिकल से हिट किया। इसका ख्याल ये था कि जिस तरह फुटबॉल का एक ग्राउंड हो और उसमें मकड़ी का जाला गोल में जो गोल पोस्ट होता है उसमें लगा दिया जाए और एक बेहतरीन खिलाड़ी फुटबॉल का वो फुटबॉल से हिट करे तो वो बॉल बिल्कुल उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि मकड़ी के जाले में इतना दम नहीं होता कि वो बॉल को रोक सके। जब उसने ये बम्बार्डमेंट की तो ये हैरान रह गया कि इसमें से कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए और कुछ वापस बिल्कुल अपने रास्ते से वापस आए, बाउंस बैक हुई। तो ये हैरान रह गया कि ये कैसे मुमकिन है, इतना बारीक फॉइल और उससे अल्फ़ा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये किस तरह से मुमकिन हुआ, हैरान रह गया। इसने मज़ीद ये इस पे बार बार ये किया, तकरीबन 20,000 पार्टिकल से हिट किया और इनको जो रिज़ल्ट मिला वो क्या था, उसकी ऑब्ज़र्वेशन क्या थी। उसकी ज़्यादातर ऑब्ज़र्वेशन तो उसी तरह जो ये समझ आता है कि ज़्यादातर इसमें से पास हो जाएंगी, तो ये तो वाकई उसी तरह से हुआ कि उसकी ऑब्ज़र्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल, वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड। ठीक, उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया मुख्तलिफ उसमें, या इधर से गई या इधर, और बहुत ही कम पार्टिकल वापस बैक पे आई, बाउंस बैक हुई। तो ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्वेशन के बाद ये कुछ नतीजे पे पहुंचा। इन्होंने ये कहा कि ज़्यादातर पार्टिकल इसलिए पास हो रही हैं क्योंकि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, और जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब ये है कि इसके एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव हैं। तो जब ये उसके करीब गुजरती हैं तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, रिपेल करते हैं और ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जो सामने से बिल्कुल टारगेट पे जाता है तो वो बाउंस बैक हो जाता है। तो ये उसकी क्या थी कंक्लूजन, और इन्हीं कंक्लूजन की बुनियाद पे उन्होंने क्या किया, एटम का मॉडल पेश किया। इन्होंने अपने मॉडल में कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी सबसे पहले रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, एक सेंटर होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सितारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये फोर्स न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट इसके मॉडल का कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम, कि न्यूक्लियस का साइज़ जो है इंतहाई छोटा है एटम के वॉल्यूम के मुकाबले में। और ये किस पॉइंट पे कि ज़्यादातर पार्टिकल उसमें से पास हो रहे हैं, तो ज़्यादा गुंजाइश पॉसिबिलिटी ये है कि एम्प्टी स्पेस में से इलेक्ट्रॉन पास होंगे, बहुत कम चांस होगा कि वो न्यूक्लियस के करीब गुजरें। अगला पॉइंट उसका ये है कि एटम जो है एज ए होल न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बिल्कुल इक्वल, यानी चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, इसलिए एज ए होल एटम जो है वो न्यूट्रल है। न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी, एटम की जितनी एनर्जी है उसका दारोमदार जो है वो किस चीज़ पर है, वो एनर्जी पर है। और हैवी पार्टिकल जो है सेंटर में है, इसलिए एटम के मास का दारोमदार भी न्यूक्लियस पर
ही होता है। ये ज़रा दोबारा देखें, रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, अल्फाज में इंतहाई सिंपल है कि उन्होंने एक सेटअप किया, गोल्ड फाइल लिया और उसके इर्द गिर्द जिंक सल्फाइड रखा। जिंक सल्फाइड क्या चीज़ है, ये एक डिटेक्टर है, ये बताता है कि कहाँ कहाँ पर ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है हिट करते हैं। ये एक निशान छोड़ जाता है, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जब इससे टकराता है। ये वही फ़ोटोग्राफिक प्लेट है आज से 10-15 साल पहले जो उसमें इस्तेमाल होती थी, ये कैमरों के रील वगैरह में इस्तेमाल होती थी। तो ये यहाँ पर जिंक सल्फाइड को इसलिए इस्तेमाल किया कि लोकेशन का पता चल सके। फिर उसके बाद उन्होंने सोर्स लिया पोलोनियम मेटल का, जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होते हैं, और ये अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फाइल से इसको गोल्ड फाइल को हिट किया। ठीक, तो ही बम्बार्डेड द गोल्ड फाइल विद अल्फ़ा पार्टिकल। दिस वाज द बेसिक एक्सपेरिमेंट। फिर इसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहाँ से ली, इसी जिंक फाइल से ली, जहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह पर ये डार्ट्स थे। इससे उनको डिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक और स्ट्रेट पासिंग के मार्क्स मिले। फिर उसके बाद इसी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे इन्होंने कंक्लूड किया कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। एटम के सेंटर में पॉजिटिव सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्लैनेट्स जो है उसके गिर्द घूमते हैं, सूरज के गिर्द घूमते हैं। और इसका न्यूक्लियस जो है इंतहाई स्मॉल है एटम के वॉल्यूम के मुकाबले में, और एटम का न्यूक्लियस जो है यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, इसके एनर्जी और मास के लिए। इससे पहले हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस करता है। इसकी बुनियादें जो हैं क्लासिकल मैकेनिक्स पे, यानी जो लॉज ऑफ मोशंस, ग्रेविटेशन, उस पर इन्होंने वो मॉडल पेश किया था। तो इस लिहाज से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ खामियां निकाली गई। वो खामियां क्या हैं, इनमें से सबसे पहले ये है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है इज़ बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन विच आर एप्लीकेबल टू न्यूट्रल बॉडीज़ एंड नॉट ऑन द चार्ज बॉडीज़। यानी रदरफोर्ड ने यही कहा कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव सेंटर है और उसके गिर्द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं। तो खुद ही उसका ये पॉइंट जो है, यानी उसने जो मॉडल बनाया ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ मोशन, इनके बुनियाद पे बनाया, और वो चार्ज पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं होती। तो एक ये खामी। दूसरी खामी क्या है कि मैक्सवेल एक था, उन्होंने एक थ्योरी पेश की कि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस and should emit energy continuously. The electron will spiral in the nucleus but it does not happen. क्या मतलब है इसका? मैक्सवेल ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन चूँकि चार्ज पार्टिकल है, और जब ये चार्ज पार्टिकल है और ये रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो ये मुसलसल एनर्जी को लॉस करेंगे। इसकी एनर्जी मुसलसल कम होती जाएगी, और जब एनर्जी कम होती जाएगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम जो है कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये क्यों? अगला पॉइंट ये है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शुड बी फॉर्म बट एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्टेन्ड। कि चूँकि ये मुसलसल, अगर ये मुसलसल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, तो ये मुसलसल एनर्जी लॉस करेगा।
और ये जो एनर्जी लॉस कर रहा है अगर इसका स्पेक्ट्रम दिया जाए तो वो कंटिन्यूस हमारे पास आना चाहिए, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है? स्पेक्ट्रम हम कहते हैं बैंड ऑफ लाइट को, एक पट्टी को कहते हैं। ये कैसे हमारे पास वजूद में ये लाइट की पट्टी या बैंड वजूद में आती है? जब लाइट को एक प्रिज्म से या डेंसर मीडियम से गुजारते हैं तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक, इसका जो वेव लेंथ के मुताबिक ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे वाइट लाइट है, ये जब बारिश होती है और उसमें एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसमें से ये वाइट लाइट जब गुजरती है तो अपने वेवलेंथ के लिहाज से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और वो डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाते हैं। 7 कलर्स पर मुश्तमिल है वाइट लाइट, तो वो उसमें बढ़ जाते हैं। इस कलर बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन से मुसलसल एनर्जी निकल रही है तो इससे जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, जो कलर के बैंड आ रहा है, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये मुसलसल एक दूसरे के करीब करीब ये कलर होने चाहिए। लेकिन हकीकत में हम जो एक्चुअली इसका स्पेक्ट्रम लेते हैं, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से एमिट होती है ड्यूरिंग रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें तो वो उसमें ये कंटिन्यूटी नहीं होती, लाइंस होते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है। और ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है कि लाइन स्पेक्ट्रम आता है बजाय कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के? इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। और ये किसी किस्म की केमिकल रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं देता कि ये केमिकल रिएक्शन किस तरह से होते हैं। ठीक, और केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, ये हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसका जवाब देने के लिए इसका शागिर्द आगे आया नील बोहर, और इसने ना ही इसके जो एतराज़ात थे उसका जवाब दिया बल्कि एक जामे मॉडल पेश किया, नील बोहर एटॉमिक मॉडल। इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जब तक न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, ये न्यूक्लियस के गिर्द जब घूमते हैं तो वो एक ख़ास रास्ते पर चलते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी। दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। जिस तरह के अगर हम ये मिसाल दें, मोटरवे, उसमें 3 लेन हैं या 4 है, एक में 60, एक में 90, एक में 120। तो जिसने 60 में जाना होता है वो 60 पे अगर उसको और एनर्जी मिल जाए, स्पीड उसको मिल जाए तो क्या होगा, वो 90 में आ जाएगा, और मज़ीद एनर्जी या स्पीड मिलेगा तो 120 में आ जाएगा। इसी तरह ये भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं और हर पाथ की एनर्जी जो है मखसूस है। अगर न्यूक्लियस के करीब जो पाथ है, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल है, उससे उन्होंने एक ऑर्बिट दूर जाना है तो इसको मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगला पॉइंट इसका क्या है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर हम गौर करें तो पहले ही पॉइंट से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जितनी हम एनर्जी देंगे वो अगले ऑर्बिट में जाता जाएगा। तो सेकंड, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। मिसाल के तौर पर ये अगर है हमारे पास न्यूक्लियस, ये 1, 2, 3 यहाँ पर है, तो इसकी एनर्जी लेट सपोज E1 है। ठीक, इसको मज़ीद एनर्जी मिलेगी तो ये E2 में चला जाएगा, मज़ीद एनर्जी मिलेगी तो E3 में चला जाएगा। अब इसकी एनर्जी सबसे हाई है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी एनर्जी हाई है और ज़्यादा फासले पर है। तो हम ये कहेंगे कि रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की उतना ही वो ज़्यादा फासले पर होगा। अगला पॉइंट है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट दे डू नॉट गेन और लॉस एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज़ फिक्स।
जब तक वो एक ऑर्बिट में रहेगा। अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी यही E3 एनर्जी होगी। अगर ये अपनी एनर्जी कम करना चाहता है या अगर ये इस ऑर्बिट में आना चाहता है सेकंड में, तो इसको एक क्वांटम एनर्जी लॉस करना पड़ेगी। ये कुछ एनर्जी लॉस करेगा तो इसमें आएगा। अगर ये इससे इसमें जाना चाहता है तो इसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है एनर्जी रेडिएट्स, electron radiates energy when it jumps from higher to lower energy level and it absorbs when it jumps from lower to higher energy level। वही बात है कि अगर ये यहाँ से इधर जंप करना चाहता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अगर यहाँ से वापस जाएगा तो रेडिएट करेगा। यानी इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E, एनर्जी डिफरेंस जो है वो E2 माइनस E1 है और ये क्या है, इसको h न्यू कहते हैं। ये h न्यू एक क्वांटम एनर्जी के बराबर होता है। एक फोटान, फोटान क्या चीज़ है, जब एनर्जी एमिट हो रही हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो लाइट के पार्टिकल को फोटान कहते हैं और उसकी एनर्जी क्वांटम h न्यू होती है। कम से कम वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करती है उसको एक क्वांटम एनर्जी कहते हैं। हाँ, एक और बात, इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में या इस ऑर्बिट में तो रह सकता है लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है इस जगह या इस जगह पर नहीं रह सकता। इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज है, एक पैकेट की सूरत में होती है। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी कंटिन्यूस एनर्जी, इसको यानी थोड़ा थोड़ा करके ये एनर्जी मिलेगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता इधर से इधर 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 और फिर इसमें आ जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर है और उसको थोड़ी थोड़ी एनर्जी हम नहीं दे सकते कि ये इस आहिस्ता आहिस्ता आएगा। इसको एनर्जी देंगे एक क्वांटम तो ये जंप करेगा इधर, और इसी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, क्योंकि एक पैकेट है ख़ास मकदार में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जंप लगाता है अगले उसमें, तो कंटिन्यूटी इसमें नहीं होती। लास्ट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई ये क्या चीज़ है, किसी चीज़ का मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब है मास अलॉन्ग विद वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन चूँकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका मोमेंटम, इसके मोमेंटम को मास अलॉन्ग विद वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, हर पॉइंट जो है एक एक एंगल है सर्कल में, तो इसलिए इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, MVR। और ये इंटीग्रल मल्टीपल है किस चीज़ का, h/2 पाई का। अब इसका क्या मतलब है कि इंटीग्रल मल्टीपल है, अगर हम कहें ये 1 है, ये 2, ये 3, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इस एक में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम सेकंड ऑर्बिट में 2 मल्टीप्लाई बाय h/2 पाई होगा। ठीक, अगर थर्ड में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय h/2 पाई। तो इसलिए हम ये लिखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है NH/2 पाई। ये n क्या चीज़ है, ये 1 2 3 यानी कि LMN, ये फिक्स ऑर्बिटल या फिक्स शेल है।